Good evening, everyone. Is audio video clear for all? ऑडियो वीडियो क्लियर है सबके लिए? क्लियर है? चलिए, सो विल कंटिन्यू। कल हम डिस्कस कर रहे थे, yesterday we were discussing properties of soil. In properties of soil we have discussed water content, we have discussed void ratio, we have discussed porosity, we have talked about air content, we have talked about percentage air voids, we have talked about unit weight of the soil. Different types of unit weight देखे थे हमने, bulk unit weight, dry unit weight, saturated unit weight, then submerged unit weight, then unit weight of solid. Then we have talked about specific gravity of the soil and solid. And the last of the point of reference was density index. जो last property हमारी थी वो density index थी. So density index का significance था, it is used to indicate the denseness of the soil in absolute term. Which soil? Cohesionless soil. क्यों? क्योंकि cohesive soil में loosest state के अंदर void ratio निकालने के अंदर हमें दिक्कत आती है लैब के अंदर. क्या दिक्कत आती है वो देखेंगे. So it is difficult to calculate, or there are uncertainties involved to calculate void ratio of the cohesive soil in loosest state in laboratory. यहाँ तक की एनालिसिस आपको बता दी थी. अब टिल हियर द एंटायर एनालिसिस वाज बीइंग डन. अब उसी को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं. सो नेक्स्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, कल कौन सी प्रॉपर्टी थी वो डेंसिटी इंडेक्स. विच प्रॉपर्टी वाज डेंसिटी इंडेक्स? सो नेक्स्ट ऑफ द प्रॉपर्टी was next of the property to be referred is relative compaction. So next of the property to be referred is relative compaction. So next of the point of reference is relative compaction. प्रॉपर्टी कौन सी थी हमारी? सिक्स थी, एट्थ थी? एट्थ. तो एट्थ हो गई है, तो एट्थ हो गई है नाइन्थ प्रॉपर्टी. सो नाइन्थ प्रॉपर्टी आज नाइन्थ करनी है. सो नेक्स्ट ऑफ द प्रॉपर्टी टू बी रेफर्ड इज रिलेटिव कॉम्पेक्शन. अब क्या है रिलेटिव कॉम्पेक्शन? व्हाट इज रिलेटिव कॉम्पेक्शन? पहला पॉइंट बोल रहा है इट इज यूज्ड टू इंडिकेट द relative compaction. It is used to indicate the relative. It is used to indicate the relative, or you can say denseness. Directly बोल सकते हो. Degree of denseness of soil. Degree of denseness of soil or compactness of the soil in absolute term. In absolute term for both cohesionless and cohesive soil. For both cohesionless and cohesive soil. तो इसको हम डिनोट करते हैं R से. So relative compaction is defined as the ratio of unit weight of the soil in its natural state to the unit weight of the soil in its densest state. तो इसकी रेशियो निकल के आती है. दिस इज द रेशियो ऑफ रिलेटिव कॉम्पेक्शन. सो गामा डी क्या है यहाँ पे? गामा डी है ड्राई यूनिट वेट ऑफ द सॉइल. ड्राई यूनिट वेट ऑफ द सॉइल इन एग्जिस्टिंग स्टेट. और गामा डी मैक्सिमम क्या है? गामा डी मैक्सिमम है ड्राई यूनिट वेट ऑफ द सॉइल इन डेंसेस्ट स्टेट. Dry unit weight of the soil in densest state. ये तो उसका मतलब निकल के आ गया. रिलेटिव कॉम्पेक्शन को आप वॉइड रेशियो के टर्म में भी लिख सकते हो. इट कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ वॉइड रेशियो. कैसे? कल रिलेशन बताई थी ड्राई यूनिट वेट और वॉइड रेशियो के बीच में. सो 1 प्लस ई मिनिमम अपॉन 1 प्लस ई इंटू 100. ये रिलेटिव कॉम्पेक्शन निकल के आ गई. देन रिलेटिव कॉम्पेक्शन कैन ऑल्सो बी लिंक्ड विद द डेंसिटी इंडेक्स एज 80
So it is linked with the density index 80 plus 0.2 ID. इसका मतलब रिलेटिव कॉम्पैक्शन की वैल्यू वेरी करती है 100 से लेके 80 के बीच में। तो सारे पॉइंट्स मैंने मेंशन कर दिए, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो नेक्स्ट ऑफ द प्रॉपर्टी टू बी रेफर्ड इज रिलेटिव कॉम्पैक्शन। कल हमने डिस्कस किया था जो डेंसिटी इंडेक्स है, जो डेंसिटी इंडेक्स है, इट इज यूज्ड टू इंडिकेट द डेंसनेस ऑफ द सॉइल इन एब्सोल्यूट टर्म बट ओनली फॉर कोहेजनलेस सॉइल। वो कोहेसिव सॉइल के लिए एप्लीकेबल नहीं था। रीजन बीइंग कोहेसिव सॉइल की लूसेस्ट स्टेट में वॉइड रेशियो निकालने के अंदर अनसर्टिनिटीज बहुत ज्यादा होती है लैब में, इसलिए हमने एक और पैरामीटर डिराइव किया, डिफाइन किया, बनाया कोहेसिव सॉइल की भी डेंसनेस को बताने के लिए। तो ये पैरामीटर आपको डेंसनेस बताएगा किसी भी सॉइल के एब्सोल्यूट टर्म में। तो इसका मतलब डेंसनेस को बताने के लिए हमारे पास अब 4 पैरामीटर आ गए, एक वॉइड रेशियो है, एक ड्राई यूनिट वेट है, ये दोनों हमें डेंसनेस बताते हैं रिलेटिव टर्म्स में। फिर हमारे पास डेंसिटी इंडेक्स है और रिलेटिव कॉम्पैक्शन है, ये हमें डिग्री ऑफ डेंसनेस बताते हैं एब्सोल्यूट टर्म के अंदर। फर्क क्या है इन दोनों में? फर्क इन दोनों में ये है कि कल वाला पैरामीटर जैसे मतलब डेंसिटी इंडेक्स, तो कल वाला पैरामीटर मतलब डेंसिटी इंडेक्स एप्लीकेबल है सिर्फ कोहेजनलेस सॉइल के लिए। आज वाला पैरामीटर मतलब रिलेटिव कॉम्पैक्शन एप्लीकेबल है दोनों सॉइल के लिए। इसको डिफाइन कैसे किया हमने? इसको डिफाइन किया हमने एज अ रेशियो ऑफ ड्राई यूनिट वेट ऑफ द सॉइल इन इट्स एग्जिस्टिंग स्टेट। एग्जिस्टिंग स्टेट कुछ भी हो सकती है, बहुत सारी स्टेट बताई थी आपको। इट मे बी ड्राई, इट मे बी वेट, इट मे बी मॉइस्ट, इट मे बी डैम्प, इट मे बी सैचुरेटेड, जो भी एग्जिस्टिंग स्टेट है। तो ड्राई यूनिट वेट ऑफ द सॉइल इन एग्जिस्टिंग स्टेट टू द ड्राई यूनिट वेट ऑफ द सॉइल इन इट्स डेंसेस्ट स्टेट। फिर कल हमने ये भी डिस्कस किया था कि ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल और वॉइड रेशियो में इनवर्स रिलेशनशिप है। तो अगर हमारी ड्राई यूनिट वेट मैक्सिमम होगी, अगर ड्राई यूनिट वेट मैक्सिमम होगी, इसका मतलब वॉइड रेशियो क्या होगा? हमारा मिनिमम होगा। तो मैंने ये रिलेशनशिप अभी डायरेक्टली लिख दिया है। अभी हम ड्राई यूनिट वेट और वॉइड रेशियो में रिलेशनशिप निकालेंगे भी आगे। विल फाइंड द एग्जैक्ट रिलेशनशिप बिटवीन बोथ द पैरामीटर्स। अभी के लिए ये रिलेशन मैंने डायरेक्टली मेंशन कर दी है। फिर हमने रिलेटिव कॉम्पैक्शन को डेंसिटी इंडेक्स से भी रिलेट कर रखा है। सो रिलेटिव कॉम्पैक्शन इज इक्वल टू 80 प्लस 0.2 डेंसिटी इंडेक्स। तो डेंसिटी इंडेक्स की रेंज क्या थी हमारी? डेंसिटी इंडेक्स की रेंज थी हमारी 0 से लेकर 100% के बीच में। तो अगर डेंसिटी इंडेक्स 0 से लेकर 100% के बीच में है, इसका मतलब हमारे रिलेटिव कॉम्पैक्शन की रेंज क्या आ गई? 80 से लेकर 100% के बीच में। तो इट फॉल्स इन द रेंज ऑफ 80 to 100%। तो जितनी ज्यादा रिलेटिव कॉम्पैक्शन उतनी ही ज्यादा डिग्री ऑफ डेंसनेस ऑफ आइदर कोहेजनलेस सॉइल और कोहेसिव सॉइल। तो ये भी एक पैरामीटर है जो हमें डिग्री ऑफ डेंसनेस बताता है। सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल। क्लियर है चीज? रिपीट करना है इस पे कुछ भी? एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस नाउ? तो जितनी भी प्रॉपर्टीज है सॉइल की, ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल वी हैव डिस्कस्ड। अब कोई सा ही पैरामीटर रिपीट करना है इस पूरी कहानी में से, एनी ऑफ द पैरामीटर टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो डिस्कस कर रहे हैं उसको ध्यान से सुनना। पहली बार सुन रहे होगे हो सकता है, इसलिए जब मेरी बात खत्म हो जाए उसके बाद डाउट पूछना। लेट मी कंप्लीट माय एंटायर स्टोरी, आफ्टर दैट यू कैन आस्क एज मेनी नंबर ऑफ डाउट्स। पहले मेरी बात को कंप्लीट होने देना। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस नोट। अब नोट क्या बोल रहा है? 80 और 100 वाला पॉइंट रिपीट कर दो। डेंसिटी इंडेक्स की रेंज है 0 से लेकर 100% के बीच में। जब डेंसिटी इंडेक्स 0 है तो रिलेटिव कॉम्पैक्शन 80 है। जब डेंसिटी इंडेक्स 100 हो जाएगा, रिलेटिव कॉम्पैक्शन 80 प्लस 20 100 हो जाएगा। इट विल बिकम 100%। तो रिलेटिव कॉम्पैक्शन की रेंज है 80 से लेकर 100% के बीच में। क्लियर? सो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है पैकिंग ऑफ यूनिफॉर्म स्पेयर। पैकिंग ऑफ यूनिफॉर्म स्पेयर। नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट द पैकिंग ऑफ द यूनिफॉर्म स्पेयर। अब हम बात करेंगे यूनिफॉर्म स्पेयर की पैकिंग की। सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज पैकिंग ऑफ यूनिफॉर्म स्पेयर। सो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अब पैकिंग ऑफ यूनिफॉर्म स्पेयर बतानी है आपको। रिलेशन बिटवीन इज एप्लीकेबल टू कोहेजनलेस सॉइल। ये देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है कि रिलेटिव कॉम्पैक्शन एप्लीकेबल है दोनों के लिए। इट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ कोहेजनलेस सॉइल ऑल्सो, कोहेसिव सॉइल ऑल्सो। ये दोनों के लिए काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? पहला पॉइंट बोल रहा है पैकिंग ऑफ यूनिफॉर्म स्फीयर इज
is the only system is the only system is the only system in which void ratio and porosity in which void ratio and porosity can be found mathematically can be found mathematically can be found mathematically यही वो सिस्टम है जिसकी हम वॉइड रेशियो और पोरोसिटी मैथमेटिकली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है स्फीयर। नेक्स्ट पॉइंट सेज स्फीयर of uniform size sphere of uniform size sphere of uniform size attains sphere of uniform size attains so sphere of uniform size attains stable loosest packing in cubical array array का मतलब होता है अरेंजमेंट in cubical array। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पॉइंट सेज sphere of uniform size attains stable densest packing in rhombohedral array array का मतलब है अरेंजमेंट। अब दोनों केस लेने पड़ेंगे एक साथ हमें। पहला केस लिया, द फर्स्ट ऑफ द केस टू बी रेफर्ड। पहला केस है हमारा लूजेस्ट स्टेट। तो लूजेस्ट स्टेट है क्यूबिकल हमारी। तो लूजेस्ट स्टेट है क्यूबिकल। इसको बनाने की कोशिश करता हूँ। शेप्स निकाली क्यूब को समझाने के लिए। दिस इज द सिस्टम। फिर सर्कल निकाले, इसकी साइज बढ़ा दी। 2 नहीं आ पाएंगे, 3 लेते हैं। सो 2 3 4 5 6। तो डायग्राम को सही दिखाने के लिए मैंने रेगुलर ज्योमेट्री के पार्टिकल ही ले लिए। मेरे से फिगर बनता नहीं। अब इनको एनालाइज भी करना है, को जूम करना पड़ेगा। ये जूम्ड, इसमें और मेहनत लग जाएगी। अब खुद ही डायरेक्टली बना देता। चलिए, ये बात भी समझ में आती है। ये टच होना चाहिए ऊपर वाले पार्टिकल से। तो सारे पार्टिकल कांटेक्ट में है। ऑल दी पार्टिकल्स आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर। सबकी साइज सेम है, साइज ऑफ ऑल इज सेम। वो परफेक्ट बनेगा नहीं डायग्राम, बट स्टिल आपको आइडिया मिल जाएगा कि करना क्या है यहाँ पे, व्हाट इज टू बी डन। ये क्या हुआ? सारे गए। चलो कोई बात नहीं, आगे। इसकी रेफरेंस गई। ये एडिट कैसे होंगे अब? चलो छोड़ो। तो लूजेस्ट पैकिंग खुद ही पेन से बना के दिखा रहा हूँ मैं आपको। सो दिस इज द लूजेस्ट पैकिंग अवेलेबल। सो लूजेस्ट पैकिंग अवेलेबल, ये हमारी लूजेस्ट पैकिंग है। तो स्फीयर को मैंने शेड भी कर दिया फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। सो इट इज बीइंग शेडेड फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। ये 90 डिग्री का एंगल है। दिस एंगल इज 90 डिग्री। दिस इज दी साइज डी। तो ये साइज डी है, तो इसका पार्टिकल साइज डी है। सो पार्टिकल साइज इज डी। लेट सपोज साइज ऑफ द क्यूब इज 1 मीटर। क्यूब की साइज 1 मीटर है। चलिए देखिए पूरी कहानी क्या है। रेफर द एंटायर स्टोरी। देखो पूरी कहानी क्या लिखी हुई है। अब बस कैलकुलेशन करनी है आगे। अब हमें पैकिंग को समझना है यूनिफॉर्म स्फीयर की। तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? पहला पॉइंट ये बोल रहा है पैकिंग ऑफ द यूनिफॉर्म स्फीयर इज द ओनली सिस्टम जिसकी वॉइड रेशियो और पोरोसिटी आप मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हो। सो
पैकिंग ऑफ द यूनिफॉर्म स्फीयर इज द ओनली सिस्टम जिसकी वॉइड रेशो या पोरोसिटी को मैथमेटिकली निकाल सकते हैं। बाकी ऐसा कोई सिस्टम नहीं जिसकी आप वॉइड रेशो और पोरोसिटी मैथमेटिकली कैलकुलेट कर पाओ। अभी मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं देखते हैं, इसे भी आ गया, दैट विल सी। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म साइज अटेन द लूजेस्ट स्टेबल स्टेट इन क्यूबिकल अरेंजमेंट। तो ये मैंने क्यूबिकल अरेंजमेंट बना के दिखाई है आपको, तो ये लूजेस्ट स्टेट है। तो ये स्टेटमेंट बोल रही है जो हमारा यूनिफॉर्म स्फीयर की पैकिंग है वो लूजेस्ट स्टेट में तभी अरेंज होती है अगर उसका पैटर्न क्यूबिकल हो। तो मैंने आपको ये क्यूबिकल पैटर्न बना के दिखाया है। अब एक्चुअल में डायग्राम 3D के अंदर है, 3D का डायग्राम मैं आपको शो नहीं कर सकता, इसलिए इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो मेंशन कर दूंगा। वॉट एवर प्रॉपर्टीज विल बी देयर आई विल मेंशन इट। तो पहली जानकारी तो दिया आपको, ये जो सिस्टम है हमारे यूनिफॉर्म स्फीयर का वो लूजेस्ट स्टेट में पैक्ड होगा किसके अंदर, क्यूबिकल अरे के अंदर। उसी तरीके से जो हमारा सिस्टम है यूनिफॉर्म स्फीयर का वो डेंसेस्ट स्टेट में पैक होगा इन रोम्बोहेड्रल अरे। अब रोम्बोहेड्रल अरे क्या होता है वो आगे देखेंगे। What is rhombohedral array that we'll discuss। अभी के लिए मैं बात कर रहा हूँ लूजेस्ट स्टेट की, तो ये लूजेस्ट स्टेट है। मुझे इसकी वॉइड रेशियो और पोरोसिटी निकालनी है लूजेस्ट स्टेट के अंदर। आई हैव टू कैलकुलेट दी वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी इन लूजेस्ट स्टेट। अब वो कैसे निकालूं, उस बात को समझने के लिए आपको एक जानकारी दी यहाँ पे। क्या जानकारी दी, यहाँ पे जो हमारा हर एक स्फीयर है, लेट अस सपोज ये स्फीयर नंबर 1 है, यहाँ पे जो हमारा हर एक स्फीयर है ऐसे कितने स्फीयर के कॉन्टेक्ट में आएगा पहले वो जानकारी दे देता हूँ। तो स्फीयर नंबर 1 इज इन कॉन्टेक्ट विद 2, इज इन कॉन्टेक्ट विद 3, इज इन कॉन्टेक्ट विद 4, इज इन कॉन्टेक्ट विद 5। तो ये 4 स्फीयर के कॉन्टेक्ट में आ गया जो आपको सामने दिख रहे हैं। ऐसे 2 स्फीयर और हैं, 2 स्फीयर और कहां पर है, एक आपके स्क्रीन के अंदर और एक स्क्रीन के बाहर। वन इनसाइड दी स्क्रीन, अदर आउटसाइड दी स्क्रीन। इसका मतलब लूजेस्ट स्टेट के अंदर हमारे जो स्फीयर होते हैं यूनिफॉर्म साइज के वो अपने जैसे 6 और स्फीयर के कांटेक्ट में होते हैं। दे आर इन कांटेक्ट विद 6 मोर स्फीयर ऑफ सेम टाइप। तो इस पॉइंट को भी मेंशन कर देता हूं, दिस पॉइंट कैन आल्सो बी रेफर्ड। तो ये लिख सकते हैं हियर ईच पार्टिकल इज इन कांटेक्ट विद, ये ऑब्जेक्टिव है आपके लिए डायरेक्टली। हियर ईच पार्टिकल इज इन कांटेक्ट विद 6 more similar particles। यहाँ पे हर पार्टिकल कांटेक्ट में होगा ऐसे ही 6 और पार्टिकल के, 4 आपको डायग्राम में दिख रहे हैं, एक आपके स्क्रीन के अंदर है, एक स्क्रीन के बाहर है। क्लियर है चीज। तो पहली जानकारी आपको ये दी कि अगर यूनिफॉर्म साइज के स्फीयर हैं वो लूजेस्ट स्टेट में पैक तब होते हैं अगर वो क्यूबिकल अरेंजमेंट में आ जाए। ये मैंने आपको क्यूबिकल अरेंजमेंट बना के दिखाई है। फिर एक जानकारी और दी आपको कि क्यूबिकल अरेंजमेंट में हर एक पार्टिकल खुद के जैसे 6 और पार्टिकल के कांटेक्ट में होता है। इस बात को समझाने के लिए डायग्राम आपके सामने है। मैंने पार्टिकल नंबर 1 की बात करी, हमारा पार्टिकल नंबर 1 4 पार्टिकल के कांटेक्ट में है, ये तो साफ साफ दिख रहा है। तो पार्टिकल 1 इज इन कांटेक्ट विद 2, 3, 4 एंड 5, और बाकी के जो पार्टिकल हैं वो स्क्रीन के अंदर हैं एक, और एक स्क्रीन के बाहर है, वो मैं आपको डायग्राम में नहीं दिखा सकता। तो लूजेस्ट अरेंजमेंट के अंदर हर पार्टिकल खुद के जैसे 6 और पार्टिकल के कांटेक्ट में आता है। अब मुझे इस अरेंजमेंट में वॉइड रेशियो और पोरोसिटी कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करूं, दैट कैन बी रेफर्ड मैथमेटिकली। मैथमेटिकली कैसे निकालें, हम बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो मैंने इस क्यूब की साइज मान ली 1, अगर मैंने इस क्यूब की साइज मान ली 1, वॉल्यूम ऑफ सॉइल विल कम आउट टू बी 1 into 1 into 1। तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल कम्स आउट टू बी 1 मीटर क्यूब। ये हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉइल निकल के आ गया। अगर एक पार्टिकल की साइज है d, द साइज ऑफ वन पार्टिकल इज d, वॉल्यूम ऑफ वन सॉलिड, चाहे किसी भी भाषा में बोल दूं, चाहे कितनी बार भी बोल दूं कि मेरी बात खत्म होने दिया करो, समझ में नहीं आएगा। चाहे कितनी बार बोल दूं, किसी भी भाषा में बोल दूं कि मेरी बात खत्म हो जाए, उसके बाद सवाल पूछ लेना, पर समझ में नहीं आएगा। पता नहीं किस चीज के बने हुए हो या कौन सी बात समझ में आती है। सो वॉल्यूम ऑफ वन सॉलिड और वन सॉइल पार्टिकल, कुछ भी बोल सकते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ वन सॉलिड और वन सॉइल पार्टिकल, अगर मुझे एक सॉलिड या एक सॉइल पार्टिकल का वॉल्यूम निकालना है, अगर इसकी साइज d है, इफ पार्टिकल ऑफ ईच साइज इज इक्वल टू d, देन वी कैन से वॉल्यूम ऑफ वन सॉलिड इज इक्वल टू πd³/6। तो मैंने एक सॉलिड का वॉल्यूम निकाल लिया। मेरे को सारे सॉलिड का वॉल्यूम चाहिए इन ऑर्डर टू कैलकुलेट वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी। इसके लिए मुझे नंबर ऑफ सॉलिड कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो फॉर दैट विल कैलकुलेट नंबर ऑफ सॉलिड्स। सो नंबर ऑफ सॉलिड्स विल बी इक्वल टू व्हाट,
सो नंबर ऑफ सॉलिड्स, मुझे एक साइज का साइड पता है, आई नो द साइज ऑफ वन साइड 1 मीटर, आई नो द डाया ऑफ द पार्टिकल, हमें डायमीटर पता है पार्टिकल का। तो अगर मुझे साइज पता है एक साइड की, अगर मुझे डायमीटर पता है पार्टिकल का, आई कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल। कैसे? इसकी लेंथ के लॉन्ग नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, लेंथ ऑफ द क्यूब डिवाइड बाय द डाया ऑफ द पार्टिकल, सो 1/d। नंबर ऑफ पार्टिकल विड्थ के लॉन्ग होंगे, साइज ऑफ द विड्थ डिवाइड बाय द डाया ऑफ द पार्टिकल। नंबर ऑफ पार्टिकल जो इसकी हाइट के लॉन्ग होंगे वो दिख रहे हैं, लेंथ के लॉन्ग दिख रहे हैं, विड्थ लेट सपोज बोर्ड के अंदर है, यानी आपके स्क्रीन के अंदर है, स्क्रीन के अंदर भी इसकी साइज है 1 मीटर की। तो इसके स्क्रीन के अंदर अगर साइज 1 मीटर की है, उसके लॉन्ग नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी इक्वल टू 1/d। सो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम्स आउट टू बी 1/d क्यूब। तो नंबर ऑफ सॉलिड्स निकल के आ गया। अगर नंबर ऑफ सॉलिड्स निकल के आ गया, वॉल्यूम ऑफ वन सॉलिड आ गया, वी कैन कैलकुलेट दी टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, will be equal to volume of one solid, so volume of one solid divide by the total number of solid, this will give you total volume of solid। ये आपको total volume of solid दे देगा। कैलकुलेट कर लो π/6 कितना आ रहा है, सिंप्लीफाई एंड कैलकुलेट व्हाट इज π/6, सिंप्लीफाई करके निकालो π/6 की वैल्यू कितनी होती है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ π/6 कमिंग आउट। सो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड in cubical arrangement of 1 unit, simplify and calculate what is the value coming out. So total volume of solid is equal to π/6, so 3.14 divide by 6, calculate करो, 0.5 के आसपास आएगी वैल्यू, तो will come out to be approximately 0.5। देखो कितनी आ रही है, 0.523 मीटर क्यूब, 0.523 मीटर क्यूब, सो 0.523 मीटर क्यूब। अब टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकल के आ गया, वॉल्यूम ऑफ सॉइल पता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पता है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वॉइड, वॉल्यूम ऑफ वॉइड विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सो वॉल्यूम ऑफ सॉइल है 1, वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज इक्वल टू 1, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमने निकाल लिया 0.523, दिस विल गिव यू वॉल्यूम ऑफ वॉइड। वॉल्यूम ऑफ वॉइड कितना आ रहा है 0.4, सिंप्लीफाई करो, सो पॉइंट घटा के निकालो कितना आ रहा है, तो 774, तो 477, सिंप्लीफाई करके देखो कितनी वैल्यू आ रही है, सो इट कम्स आउट टू बी हाउ मच 0.477। आगे भी कुछ वैल्यू होगी, मैं 0.478 लिख रहा हूँ। सो दिस इज अवर वॉल्यूम ऑफ वॉइड, तो ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड निकल के आ गया, जैसे दी वॉल्यूम ऑफ वॉइड कमिंग आउट, सो 0.477, ठीक है। तो फिर वॉइड रेशियो क्या हुई, वॉइड रेशियो इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ solid, volume of void is equal to 0.478, volume of solid is equal to 0.523, तो void ratio कितनी निकल के आ रही है, what is the void ratio coming out। तो लूजेस्ट स्टेट में यूनिफॉर्म स्फीयर की void ratio आपको मैक्सिमम मिलेगी, so maximum void ratio comes out to be how much, सिंप्लीफाई करो कितना आ रहा है रिजल्ट, सिंप्लीफाई एंड कैलकुलेट द मैक्सिमम void ratio, what is the maximum void ratio coming out। So maximum void ratio comes out to be how much, so this is 0.478 divided by 1, so maximum porosity is equal to 0.478, maximum void ratio कितनी आ रही है 0.91, तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है आपका, इट द स्टैंडर्ड रिजल्ट कैन बी अप्लाइड इन योर प्रॉब्लम्स डायरेक्टली, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आप अपने सवालों में डायरेक्टली लगा सकते हो। तो लूजेस्ट स्टेट में यूनिफॉर्म स्फीयर की वॉइड रेशियो जो मैक्सिमम मिल सकती है हमें, वो मिलेगी 0.91, यानी 91%। पोरोसिटी जो मैक्सिमम मिल सकती है वो है 47.8% या 0.478, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। तो ये पहला केस है जब यूनिफॉर्म स्फीयर के जो पार्टिकल्स हैं वो लूजेस्ट स्टेट में पैक्ड होंगे। अब कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना हो इस पूरी कहानी में से, एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस एंटायर स्टोरी। So first case has been completed। अब पहले केस में से कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो, थर्ड स्टेप रिपीट कर दो। मुझे साइज पता है हर एक साइड की, मुझे साइज पता है पार्टिकल की, तो नंबर ऑफ पार्टिकल विल बी टोटल साइज डिवाइड बाय द डाया ऑफ द पार्टिकल। तो अगर 1 मीटर साइज है, 1/d विल गिव यू नंबर ऑफ सॉलिड्स, नंबर ऑफ सॉलिड्स अलोंग द लेंथ, नंबर ऑफ सॉलिड्स अलोंग द विड्थ,
नंबर ऑफ सॉलिड्स अलोंग द डेप्थ, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल नंबर ऑफ सॉलिड्स निकल के आ गए. दिस विल गिव यू टोटल नंबर ऑफ सॉलिड्स. ये आपको टोटल नंबर ऑफ सॉलिड्स बता देंगे. लेंथ सिर्फ एक ही क्यों लिया भाई, आप कुछ और भी ले लो, आप कुछ और लो और कैलकुलेट करो. जब भी कोई सवाल आता है एक बार अपना दिमाग चलाया करो उसके अंदर. मैंने 1 लिया, आप एक बार कुछ और लेके कैलकुलेट तो करो. कैलकुलेट किया नहीं, बस बातें बनाने आती हैं कि सर 1 ही क्यों लिया. एक बार आप कुछ और लो, एक बार कैलकुलेट करो और देखो आंसर क्या निकल के आता है. व्हाट आंसर डू यू गेट. जब खुद सॉल्व करोगे आज के बाद कभी डाउट आएगा ही नहीं. तो मैंने 1 मीटर क्यों लिया, मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी. माई कैलकुलेशन विल बी कंपेरेटिवली सिंप्लीफाइड. आप कुछ और ले लो, आपका मन कर रहा है तो टेक एनी वैल्यू, जो मन करता है वैल्यू उठा लो और एक बार कैलकुलेशन करो, वापस ये रिजल्ट निकल के आएगा. अगेन यू विल गेट द सेम रिजल्ट. तो जब भी कोई चीज दिमाग में आती है खुद सोचो, अपने आप आंसर निकल के आ जाएगा. यू विल गेट द आंसर ऑन योर ओन. एक चीज दिमाग में तो पूछ लो बस. क्लियर है पूरी कहानी, रिपीट करना है इसमें कुछ भी. तो ये पहला केस निकल के आया लूजर पैकिंग का. इट्स द फर्स्ट केस ऑफ लूजर पैकिंग. चलो आगे बढ़ते हैं. 6 पार्टिकल ही कांटेक्ट में रहेंगे. इस कंडीशन में 6 पार्टिकल ही कांटेक्ट में रहेंगे. इन लूजर स्टेट ओनली 6 पार्टिकल विल बी इन कांटेक्ट विद ईच अदर. इससे लूजर पैकिंग नहीं हो सकती है. नो लूजर पैकिंग देन दिस इज अवेलेबल. चलिए आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस है हमारी डेंसेस्ट स्टेट. तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज डेंसेस्ट स्टेट. तो पीछे हमारी थी लूजर स्टेट. लूजर स्टेट आती है क्यूबिकल अरेंजमेंट में. लूजर स्टेट आती है क्यूबिकल अरेंजमेंट में. तो आप पीछे वाले को क्यूब कंसीडर कर सकते हो. अब है वो क्यूब ही, मैंने 3D में नहीं बनाया. ये लो 3D में बना दिया इसको, क्योंकि क्यूब को तो 3D में बना सकता हूं. आई कैन कंस्ट्रक्ट द क्यूब इन 3D. ये क्यूबिकल अरेंजमेंट है. दिस इज द क्यूबिकल अरेंजमेंट अंडर कंसिडरेशन. तो ये पार्टिकल्स लगे हुए थे हमारे. दीज वर द पार्टिकल्स अंडर कंसिडरेशन. तो इसको तो मैं 3D में बना दूंगा, पर अभी जो अगला वाला केस है वो 3D में नहीं बनेगा. दैट आई कैन नॉट शो इन 3D. तो इसको तो 3D में बना के दे दिया मैंने आपको. दिस आई हैव शोन इन 3D. पर अगली वाली जो अरेंजमेंट है ये 3D में नहीं बनेगी और ना ही इसको विजुलाइज कर पाओगे. नाइदर यू कैन विजुलाइज इट. तो डेंसर स्टेट में यूनिफॉर्म स्फीयर तभी आता है जब पैकिंग रोम्बोहेड्रल हो. अब ये रोम्बोहेड्रल क्या होता है? रोम्बोहेड्रल अरेंजमेंट इसको भी शो कर सकते हैं. दिस इज अवर रोम्बोहेड्रल अरेंजमेंट. सो अब ये हमारी रोम्बोहेड्रल अरेंजमेंट है. सो इन डेंसर स्टेट arrangement of the particle will be rhombohedral. So this is the rhombohedral arrangement. ये rhombohedral arrangement दिखा दिया आपको. In case of rhombohedral arrangement, in case of rhombohedral arrangement, अब ये अल्फा है 60 डिग्री. Here each particle is in contact with 12 other particles. यहाँ पर हर पार्टिकल 12 और पार्टिकल के कांटेक्ट में रहता है, विच कैन नॉट बी विजुलाइज्ड फ्रॉम हियर. ये 2D में ये डायग्राम समझ में नहीं आएगा. यहाँ पर तो मैंने फिर भी क्यूब बना दिया. हियर आई हैव शोन क्यूब इन 3D. बट इन केस ऑफ रोम्बोहेड्रल अरेंजमेंट मैं 2D में आपको बस ये दिखा सकता हूँ. हाँ, मैथमेटिकल जानकारी आपको दे दी. मैथमेटिकल जानकारी है कि अब जो अल्फा की वैल्यू पीछे 90 डिग्री थी, 60 डिग्री होगी रोम्बोहेड्रल के अंदर. इस अरेंजमेंट की प्रॉपर्टी है जहां पे हर एक यूनिफॉर्म स्फीयर कांटेक्ट में होगा 12 और यूनिफॉर्म स्फीयर के. तो उसको मेंशन कर देता हूं जो डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव पूछता है. हियर ईच पार्टिकल इज इन कांटेक्ट विद, here each particle is in contact with, here each particle is in contact with 12 more similar particle. या हर पार्टिकल 12 और सिमिलर पार्टिकल के कांटेक्ट में, 12 मोर सिमिलर पार्टिकल. मोर ओवर इसका वॉल्यूम भी स्टैंडर्ड निकाल सकते हैं. इसको नोट के फॉर्म में बता रहा हूं. जैसे पीछे आपने क्यूब का वॉल्यूम लिख दिया था 1 into 1 into 1, तो डी क्यूब या बी क्यूब या साइज का क्यूब. वैसे ही जो रोम्बोहेड्रल अरेंजमेंट होती है इसका वॉल्यूम. सो वॉल्यूम ऑफ रोम्बोहेड्रल, so volume of rhombohedral is equal to V square root of 1 plus 2 cos alpha into 1 minus cos alpha. So square root of 1 plus 2 cos alpha into 1 minus cos alpha.
ये वॉल्यूम होता है रोम्बोहेड्रल का। तो स्टैंडर्ड जानकारी है, नोट के फॉर्म में दे दिया आपको। तो यूनिफॉर्म स्फीयर डेंसेस्ट स्टेट में पैक होते हैं रोम्बोहेड्रल अरेंजमेंट के अंदर। रोम्बोहेड्रल अरेंजमेंट के अंदर दो साइड के बीच का एंगल होता है 60 डिग्री। वॉल्यूम ऑफ रोम्बोहेड्रल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसका डायरेक्टली आपको एक्सप्रेशन बता दिया। अब मुझे कैलकुलेट करना है कि स्टेट में वॉइड रेशियो की मिनिमम वैल्यू और पोरोसिटी की मिनिमम वैल्यू कितनी है। ये मेरा पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, रोम्बोहेड्रल मेरा पॉइंट ऑफ रेफरेंस नहीं है। तो आई हैव टू कैलकुलेट दी मिनिमम वॉइड रेशियो एंड मिनिमम पोरोसिटी। अब कैसे निकालें, हाउ इट कैन बी कैलकुलेटेड, तो निकाल सकते हैं। वी कैन से वॉल्यूम ऑफ सॉइल। अब हमारी सॉइल पैक्ड है रोम्बोहेड्रल अरेंजमेंट के अंदर, सो वॉल्यूम ऑफ सॉइल विल बी इक्वल टू व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2 cos 60 इंटू 1 माइनस cos 60। जरा वैल्यू निकाल के बताना कितनी आ रही है। व्हाट द वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सॉइल कमिंग आउट। तो रोम्बोहेड्रल अरेंजमेंट में हमारे सॉइल का वॉल्यूम कितना निकल के आ रहा है, व्हाट द वॉल्यूम ऑफ सॉइल कमिंग आउट इन रोम्बोहेड्रल अरेंजमेंट, व्हाट द वॉल्यूम ऑफ सॉइल बीइंग रेफर्ड। पीछे वॉल्यूम आ रही थी 1 मीटर क्यूब, इस बार वॉल्यूम कितनी निकल के आ रही है। कैलकुलेट एंड चेक व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ऑफ रोम्बोहेड्रल कमिंग आउट। 0.707, so 0.707, so it comes out to be 0.707 मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ सॉइल है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना होगा, व्हाट अबाउट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, व्हाट अबाउट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, सेम पीछे वाला ही। सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड में कोई चेंज नहीं है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड विल बी, पीछे कितनी निकाली थी, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकाली थी 0.523 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सेम चलेगी 0.523। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड कितना आ गया, वॉल्यूम ऑफ वॉइड विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ सॉइल 0.707, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड 0.523, सो 0.523 मीटर क्यूब। कैलकुलेट करो वॉल्यूम ऑफ वॉइड कितना आ रहा है, व्हाट द वॉल्यूम ऑफ वॉइड कमिंग आउट। इस बार वॉल्यूम ऑफ वॉइड कितनी निकल के आ रही है, सिंप्लीफाई एंड कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ वॉइड 0.184, so 0.184 मीटर क्यूब, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वॉइड। तो मिनिमम वॉइड रेशियो विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, 0.184 डिवाइडेड बाय 0.523। कैलकुलेट द वैल्यू मिनिमम वॉइड रेशियो की कितनी आ रही है, व्हाट इज द मिनिमम वॉइड रेशियो कमिंग आउट। सिंप्लीफाई करके बताओ कि मिनिमम वॉइड रेशियो कितना आ रहा है निकल के। ऑन द सेम लाइंस वी कैन कैलकुलेट द मिनिमम पोरोसिटी। ई मिनिमम इज 0.35, तो ई मिनिमम है हमारी 0.35। ईटा मिनिमम कितनी है, मिनिमम पोरोसिटी इज हाउ मच, व्हाट द मिनिमम पोरोसिटी कमिंग आउट। इस केस में मिनिमम पोरोसिटी कितनी आ रही है, 0.26। तो ये आपके स्टैंडर्ड रिजल्ट है। तो यूनिफॉर्म स्फीयर के लिए मिनिमम और मैक्सिमम वॉइड रेशियो हमें पता है। अगर हमें वॉइड रेशियो पता है तो हम पोरोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट दी पोरोसिटी। लूजेस्ट पैकिंग आती है क्यूबिकल अरेंजमेंट में, डेंसेस्ट पैकिंग आती है रोम्बोहेड्रल अरेंजमेंट में। क्यूबिकल पैकिंग में हर पार्टिकल खुद के ही जैसे 6 और पार्टिकल के कांटेक्ट में होता है। रोम्बोहेड्रल अरेंजमेंट में हर पार्टिकल खुद के ही जैसे 12 और पार्टिकल के कांटेक्ट में रहता है। अब कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना हो इस दूसरे केस में से, एनी पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस सेकंड केस फॉर एनीवन। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, यू कैन अप्लाई दिस इन योर प्रॉब्लम। आप सवालों में इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज दिस इन योर प्रॉब्लम्स आल्सो। चलिए क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब इसको अप्लाई करके बताइए कैसे। प्रॉब्लम प्रॉब्लम इफ वॉइड रेशियो of soil is 0.4, void ratio of the soil is 0.4, indicate its degree of denseness, indicate its degree of denseness, indicate its degree of denseness।
इंडिकेट इट्स डिग्री ऑफ डेंसनेस। कैलकुलेट कीजिए कितनी निकल के आ रही है, सिंप्लीफाई एंड कैलकुलेट। तो पीछे जानकारी दी है आपको जो, उसकी एप्लीकेशन है इसके अंदर। तो वॉइड रेशियो बता रखी है सॉइल की नेचुरल स्टेट के अंदर 0.4, आपको उसकी डिग्री ऑफ डेंसनेस बतानी है। यू हैव टू इंडिकेट द डिग्री ऑफ डेंसनेस। सिंप्लीफाई एंड कैलकुलेट। डिग्री ऑफ डेंसनेस बतानी है, यू हैव टू इंडिकेट द डिग्री ऑफ डेंसनेस। डिग्री ऑफ डेंसनेस इज वेरी डेंस। अब कैसे निकालेंगे डिग्री ऑफ डेंसनेस? इन ऑर्डर टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ डेंसनेस वी हैव टू गो फॉर व्हाट, डेंसिटी इंडेक्स। हमें डेंसिटी इंडेक्स की मदद लेनी पड़ेगी। डेंसिटी इंडेक्स क्या है? रेशो है किसका? रेशो है डिफरेंस का ऑफ व्हाट, वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल इन इट्स लूजेस्ट स्टेट टू द वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल इन द लूजेस्ट स्टेट एंड डेंसेस्ट स्टेट इनटू 100। तो ये चीज कैलकुलेट करनी पड़ेगी हमें, दिस इज टू बी कैलकुलेटेड। तो वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल इन इट्स लूजेस्ट स्टेट इज नोन टू अस। हमें वॉइड रेशियो निकाल रखी पीछे। तो ई मैक्स कितना निकाला है आपने? ई मैक्स इज 0.91। तो ई मैक्स है 0.91, so 0.91. Void ratio in the natural state is given to you 0.4 to the difference of the ratio of void ratio of the soil in loosest state and densest state. Densest state में कितनी होती है? 0.35. So 0.35. So this value is 0.35 into 100. Simplify करके निकाल लो कितना आ रहा है। तो ये हमारी डेंसिटी इंडेक्स आगे निकल के, जैसे दी डेंसिटी इंडेक्स कमिंग आउट। कितनी आ रही है डेंसिटी इंडेक्स? दिस डेंसिटी इंडेक्स इज 91.07%। किससे ज्यादा है ये? 85% से ज्यादा है। अगर 85% ज्यादा है, सॉइल कैसी है? सॉइल विल बी टर्म्ड एज व्हाट? वेरी डेंस। सॉइल को हम क्या बोल देंगे? वेरी डेंस सॉइल बोल देंगे। तो अगर 85 से लेकर 100% के बीच में हो, द सॉइल विल बी टर्म्ड एज वेरी डेंस सॉइल। क्लियर है पूरी कहानी? क्लियर है पूरा कंसेप्ट? क्लियर है? सबका सही आ रहा है? तो सबकी कैलकुलेशन सही आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो वी आर डन विद ऑल दी प्रॉपर्टीज। सारी प्रॉपर्टीज बता दिया आपको, फिर पैकिंग बता दिया आपको। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द पैकिंग। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अब नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस है हमारा, नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज इंटर रिलेशनशिप। Next of the point of reference is interrelationship. Interrelationship between the properties of the soil. Between the properties of the soil. Between the properties of the soil. तो next point of reference है interrelationship between the properties of the soil. अब जितनी भी प्रॉपर्टीज आपको बताई हैं कल से लेके आज तक, कल से क्या 2-3 दिनों से चल रही है प्रॉपर्टीज हमारी, जितनी भी प्रॉपर्टीज आपको बताई हैं अभी तक, उन सबके बीच में आपको रिलेशनशिप पता होनी चाहिए। कहने का मतलब है बैकबोन बनाएगा आगे वाली सारी कैलकुलेशन की। दिस विल बी द बैकबोन ऑफ द इंटायर कैलकुलेशन दैट विल बी डूइंग इन द रेस्ट ऑफ द टॉपिक। तो ये जो रिलेशनशिप है, ये तो आपके, ये रिलेशनशिप आपके टिप्स पे होनी चाहिए। इट शुड बी इन द टिप्स ओनली। क्लियर यहाँ तक? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो कौन कौन से रिलेशनशिप है उसको देख लेते हैं। पहला रिलेशनशिप, फर्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, we have to calculate the relationship between degree of saturation, void ratio, water content and specific gravity. अब आपसे वो ये रिलेशनशिप डिराइव नहीं करवाएगा, आपको ऐसा प्रॉब्लम नहीं मिलेगा जिसमें वो बोलेगा कि रिलेशनशिप डिराइव करके दो। पर हाँ, इन रिलेशनशिप को डिराइव करने के लिए, इन रिलेशनशिप को डिराइव करने के लिए जो कंसेप्ट लगते हैं, वो कंसेप्ट आपको अपने सवालों में जरूर लगाने पड़ेंगे। तो दोनों बातें अलग अलग हैं। He will not ask that derive the relationship between the properties of the soil, but the concepts which are implied to calculate the relationship between these properties will be used in your problem also. इसलिए आपको पता होना चाहिए कि रिलेशनशिप कैसे निकल के आती है।
तो शुरू के एक दो रिलेशनशिप में आपको निकाल के बता देता हूँ, बाकी सारी मैं डायरेक्टली मेंशन कर दूंगा. सो फ्यू ऑफ द रिलेशनशिप ओनली फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस आई विल बी डिराइविंग, ताकि आपको अप्रोच पता चल जाए. बाकी सारी रिलेशनशिप में डायरेक्टली मेंशन करूंगा इसके अंदर. कैसे चेक करो? तो मैंने इसमें से कोई सी भी प्रॉपर्टी उठा ली, जो मन करता है एक प्रॉपर्टी उठा लो इसमें से. तो लेट सपोज वॉइड रेशियो उठाया, आई हैव टेकन द वॉइड रेशियो. वॉइड रेशियो इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. अब मुझे यहाँ पे क्रिएट करना है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, वाटर कंटेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी. इसको मुझे क्रिएट करना है, आई हैव टू क्रिएट इट. अब कैसे क्रिएट करूं मैं इसे, हाउ टू क्रिएट इट? मुझे डिग्री ऑफ सैचुरेशन चाहिए. डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज इक्वल टू व्हाट? इट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड. यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वाटर नहीं है, तो मैंने वॉल्यूम ऑफ वाटर को क्रिएट किया. कैसे क्रिएट किया? मैंने वॉल्यूम ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर दिया और वॉल्यूम ऑफ वाटर से डिवाइड कर दिया. आई मल्टीप्लाइड दिस रिलेशनशिप विद द वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड डिवाइडेड दिस रिलेशनशिप विद द वॉल्यूम ऑफ वाटर. ऐसा करने से डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्रिएट हुई. कैसे क्रिएट हुई चेक करो. वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज डिग्री ऑफ सैचुरेशन. तो आ गई डिग्री ऑफ सैचुरेशन पिक्चर में. तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन तो पिक्चर में आ गया. अब मुझे चाहिए वाटर कंटेंट. वाटर कंटेंट हमें वेट ऑफ वाटर के टर्म में रेफर किया है. यहाँ पे है वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो वाटर कंटेंट को हमने रेफर किया वेट ऑफ वाटर के टर्म में. यहाँ पर है वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो मैं वॉल्यूम ऑफ वाटर को लिख दूंगा किसके टर्म में? आई एक्सप्रेस दी वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टर्म्स ऑफ व्हाट? वेट ऑफ वाटर. सेकंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ये है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. मुझे चाहिए स्पेसिफिक ग्रेविटी. आई एक्सप्रेस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी. इसको मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी के टर्म में लिखूंगा. कैसे? मदद लेते हैं, हम मदद लेंगे डेंसिटी की. हम बोलेंगे डेंसिटी ऑफ वाटर. डेंसिटी ऑफ वाटर किसके बराबर है? डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू, और यूनिट वेट ऑफ वाटर कुछ भी ले सकते हो. तो अगर मैं बोलूं यूनिट वेट ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू वेट ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर. तो वॉल्यूम ऑफ वाटर को क्या बोला जा सकता है? वॉल्यूम ऑफ वाटर को बोला जा सकता है वेट ऑफ वाटर टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर. एक रिलेशनशिप तो मैं यूज करूंगा. दूसरा, मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लिखना है स्पेसिफिक ग्रेविटी के टर्म में. तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है यूनिट वेट ऑफ सॉलिड टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर. यूनिट वेट ऑफ सॉलिड का मतलब है वेट ऑफ सॉलिड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर. इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या है? वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर. तो मैं इन दो रिलेशनशिप को यूज करूंगा यहाँ पे. आई बी यूजिंग दीज टू रिलेशनशिप इन दिस एनालिसिस. यूज करो इस रिलेशनशिप को. तो वॉइड रेशियो विल बी इक्वल टू व्हाट? वॉइड रेशियो विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर विच इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर, डिग्री ऑफ सैचुरेशन पहले से था, इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर. वॉल्यूम ऑफ सॉलिड किसके बराबर है? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर. आगे रिलेशनशिप निकल के ये कैंसल आउट हो गया. क्या बचा हुआ है? बचा हुआ है वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड G by S. What is weight of water to the weight of solid? What is weight of water to the weight of solid? Weight of water to the weight of solid is water content. इसको हम water content बोलते हैं. तो ये रिलेशनशिप निकल के आ गई. दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू. तो ये जितने भी प्रॉपर्टीज लिखी थी सॉइल की, उसके बीच में रिलेशनशिप है. सो E इज इक्वल टू WG by S. अब रीअरेंज कर सकते हो आप इन टर्म्स को. यू कैन रीअरेंज दीज टर्म्स. क्लियर है? So this is the relationship between degree of saturation, void ratio, water content and specific gravity. ये इन चारों के बीच में रिलेशन निकल के आती. कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें से. तो जो प्रॉपर्टीज मुझे चाहिए थी उसको मैंने क्रिएट किया कैलकुलेशन के अंदर, और वो कैसे क्रिएट किया उसका अप्रोच बताया है आपको. दैट अप्रोच आई हैव डिस्कस्ड हियर. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप. तो ये पहली थी. अब दूसरी रिलेशनशिप की बात करते हैं. सो दूसरी रिलेशनशिप की बात करते हैं. यूनिट वेट ऑफ सॉइल, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वॉइड रेशियो, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, यूनिट वेट ऑफ वाटर. अब मुझे रिलेशनशिप निकालना है इन 5 प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के बीच में. आई हैव टू कैलकुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन दीज 5 प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल. अप्रोच वही रहेगी. कोई सी भी एक प्रॉपर्टी उठा लो उसमें से. रेफर एनी वन प्रॉपर्टी. जैसे यूनिट वेट. यूनिट वेट ऑफ सॉइल क्या होता है? वेट ऑफ सॉइल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल. वेट ऑफ सॉइल को क्या लिख सकता हूं मैं? वेट ऑफ सॉइल को लिख सकता हूं मैं वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड. एयर का वेट तो क्या है? नेग्लिजिबल है. डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल. वॉल्यूम ऑफ सॉइल को क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड. तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड, दिस इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल.
अब देखो मुझे क्या क्या क्रिएट करना है, व्हाट इज टू बी क्रिएटेड हियर। अब मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप चाहिए, मुझे रिलेशनशिप चाहिए किसके बीच में, यहाँ पे वेट ऑफ वाटर लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है वेट ऑफ सॉलिड, तो वेट ऑफ वाटर है, वेट ऑफ सॉलिड है, ऊपर हमारी है डिग्री ऑफ सेचुरेशन, डिग्री ऑफ सेचुरेशन चलती है वॉल्यूम के टर्म में, तो मुझे पानी के वेट को लिखना पड़ेगा पानी के वॉल्यूम के टर्म में। अगर मुझे पानी के वेट को लिखना है पानी के वॉल्यूम के टर्म में, कैसे लिख सकते हैं, हाउ इट कैन बी रिटन, ये रिलेशन निकाली थी पीछे आपने, यू कैन से वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू यूनिट वेट ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो हम बोल सकते हैं इट इज इक्वल टू यूनिट वेट ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर। फिर मुझे लिखना है वेट ऑफ सॉलिड को, ये लिखा हुआ वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू, वेट ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो मैंने इन दोनों को सेपरेटली लिख दिया, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो ये चीज तो समझ में आई यहाँ पे, दिस कैन बी रेफर्ड फ्रॉम हियर। अब कॉमन निकालो कुछ, मुझे वॉइड रेशियो चाहिए, आई वांट वॉइड रेशियो हियर। अब वॉइड रेशियो क्या होता है, क्या यहाँ पे क्रिएट हो रहा है वॉइड रेशियो, कैन वी क्रिएट वॉइड रेशियो हियर। अगर मैं यहाँ से कॉमन निकालूं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को, तो मैंने यूनिट वेट लिया, दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर, मैंने ये चीज कॉमन निकाली बाहर। जब ये चीज कॉमन निकाली बाहर, यहाँ पर क्या बचा, वॉल्यूम ऑफ वाटर टू दी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बची स्पेसिफिक ग्रेविटी। डिनोमिनेटर में से भी मैंने वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को बाहर निकाला, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को बाहर निकाला तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू दी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस 1, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कैंसल आउट हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज कैंसल्ड आउट, सो ये क्या बना, what is being volume of void to the volume of solid, volume of void to the volume of solid is void ratio, तो void ratio तो आ गई यहाँ पे, so void ratio क्रिएट हो गई। अब मुझे क्रिएट करनी है डिग्री ऑफ सेचुरेशन, डिग्री ऑफ सेचुरेशन होती है वॉल्यूम ऑफ वॉइड के टर्म में, तो यहाँ वॉल्यूम ऑफ वॉइड नहीं है, तो उसको क्रिएट करेंगे वॉल्यूम ऑफ वॉइड को, तो गामा डब्ल्यू, मैंने इसको वॉल्यूम ऑफ वॉइड से मल्टीप्लाई किया, वॉल्यूम ऑफ वॉइड से डिवाइड किया, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड से मल्टीप्लाई किया, वॉल्यूम ऑफ वॉइड से डिवाइड किया, नीचे बन गई है 1 प्लस वॉइड रेशियो, तो नीचे है 1 प्लस वॉइड रेशियो, चेक करो। नाउ एनालाइज, वॉल्यूम ऑफ वॉइड से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद एनालिसिस क्या आई, वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज डिग्री ऑफ सेचुरेशन, वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज नोन एज व्हाट, वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज नोन एज व्हाट, वॉइड रेशियो, तो रिलेशनशिप आ गई। सो गामा इज इक्वल टू व्हाट, यूनिट वेट ऑफ द सॉइल इज इक्वल टू G प्लस ES इंटू गामा W अपॉन 1 प्लस E, तो ये रिलेशनशिप आ गई इन सारी प्रॉपर्टीज के बीच में, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द प्रॉपर्टीज, तो ये रिलेशनशिप है सारी प्रॉपर्टीज के बीच में। क्लियर है पूरी कहानी। सो हाउ टू डिराइव द रिलेशनशिप, उसके एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, ये सवालों में यूज करना पड़ता है आपको, टू यूज दिस रिलेशनशिप इन द प्रॉब्लम्स। क्लियर है पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, थर्ड केस इसी का है। हमें पता है अगर डिग्री ऑफ सेचुरेशन 1 हो जाए तो बल्क यूनिट वेट किसके बराबर हो जाती है, अगर डिग्री ऑफ सेचुरेशन 1 हो जाए तो बल्क यूनिट वेट इज इक्वल टू व्हाट, सैचुरेटेड यूनिट वेट, तो आप बोल सकते हो गामा सैचुरेटेड विल बी इक्वल टू व्हाट, G प्लस E गामा W अपॉन 1 प्लस E, तो ये एक और रिलेशनशिप आ गई। तो अगर डिग्री ऑफ सेचुरेशन 1 हो जाए, बल्क यूनिट वेट विल बी इक्वल टू सैचुरेटेड यूनिट वेट, तो डायरेक्ट कैलकुलेशन हो गई हमारी। हाँ गामा बल्क है वो, दिस इज गामा बल्क, तो ये जो यूनिट वेट निकाली है आपने, बल्क यूनिट वेट निकाली हुई है। क्लियर है चीज। उसी तरीके से चौथी रिलेशनशिप, अगर हमारी डिग्री ऑफ सेचुरेशन 0 है, यानी सॉइल ड्राई है, अगर सॉइल ड्राई है हमारी, तो हमारी बल्क यूनिट वेट किसके बराबर हो जाती है, ड्राई यूनिट वेट के बराबर हो जाती है। So if soil is in dry state, degree of saturation will be 0, bulk unit weight will be equal to dry unit weight. So dry unit weight will be equal to what? Dry unit weight will be equal to G gamma W upon 1 plus C. तो ये हमारी dry unit weight आ गई, तो उसी से हमने derive कर लिया, it is derived from there itself. तो bulk unit weight से ही saturated unit weight आई, से ही dry unit weight निकल के आ गई, तो ये relation भी हमें पता होने चाहिए, this should also be known to us. फिर हम submerged unit weight भी निकाल सकते हैं, तो submerged unit weight, so gamma submerged is equal to what, gamma submerged is equal to gamma saturated minus gamma W, सब्स्टिट्यूट कर दो, गामा सैचुरेटेड कितना है, G प्लस E गामा W, सो G प्लस E
गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई माइनस गामा डब्ल्यू. So G plus E gamma W upon 1 plus E minus gamma W. Simplify करोगे. When you will simplify, the relation will come out to be G minus 1 gamma W upon 1 plus E. So this is the relationship between the two. ये relation निकल के आ रही है. तो गामा समझ भी निकल के आ गई. This is the value of gamma submerged. तो ये सारे रिलेशन हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं. ऑल दीज रिलेशनशिप कैन बी अप्लाइड डायरेक्टली. एक और रिलेशन निकाल सकते हो यहां से. वन मोर रिलेशनशिप कैन बी डिराइव्ड. कौन से रिलेशन निकाल सकते हैं? चेक करो. ये जो गामा सबमर्ज्ड है इसको मैं ड्राई यूनिट वेट के टर्म में भी लिख सकता हूं. गामा सबमर्ज्ड कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ ड्राई यूनिट वेट. कैसे लिख सकते हैं? इसको नए पेज पे करता हूं मैं. अभी आपने गामा सबमर्ज्ड निकाला था G माइनस 1 गामा W अपॉन 1 प्लस ई. इसको अगर मैं और डिटेल में रेफर करूं, इफ आई रेफर दिस पॉइंट इन फर्दर डिटेल, इसको लिख सकते हैं हम G गामा W अपॉन 1 प्लस ई माइनस गामा W अपॉन 1 प्लस ई माइनस गामा W अपॉन 1 प्लस ई. What is G gamma W upon 1 plus E? What is G gamma W upon 1 plus E? This is equal to what? तो G gamma W upon 1 plus E क्या होता है? ये होती है हमारी ड्राई यूनिट वेट. सो ड्राई यूनिट वेट तो हम बोल सकते हैं गामा सबमर्ज्ड इज इक्वल टू गामा डी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई को क्या लिखा जा सकता है? 1 अपॉन 1 प्लस ई को लिख सकते हैं 1 माइनस ईटा. So 1 upon 1 plus E can be termed as 1 minus eta. So it is equal to 1 minus eta into gamma W. तो एक और रिलेशनशिप निकल के आ गई. This is one more relationship. तो आप गामा सबमर्ज को ड्राई यूनिट वेट के टर्म में भी लिख सकते हो. तो प्रॉब्लम्स में आपको ये रिलेशनशिप डायरेक्टली यूज करनी पड़ जाएंगी. इन प्रॉब्लम्स यू हैव टू यूज दिस रिलेशनशिप डायरेक्टली. क्लियर है पूरी स्टोरी? कोई सा भी स्टेप रिपीट करना हो उसमें से. Any of these steps to be referred from this for anyone. तो बेसिक रिलेशनशिप आपको बताइए अलग अलग प्रॉपर्टीज के बीच में. बेसिक रिलेशन बिटवीन डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल इज बीइंग मेंशन्ड एंड हाउ टू डिराइव देम. कैसे डिराइव किया जाता है उससे. क्लियर है? कोई सा भी स्टेप रिपीट करना उसमें से. अब एनी स्टेप टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस नाउ. चलिए बाकी कल करते हैं. रेस्ट विल कंटिन्यू टुमारो. थैंक यू एवरीवन. बाकी यहीं से कंटिन्यू करेंगे. विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर इटसेल्फ.